अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हमने अपनी लास्ट क्लास तक कुछ रिस्क फैक्टर्स देख लिए थे कि मैंने कहा कि अगर ये इदारे में मौजूद होंगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कौन सा लाइन आइटम इम्पैक्ट होगा। हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देंगी जिसमें हमने ये देखा कि अगर एक एंटिटी इंपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विस दे रही है तो अगर वो इंपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विस दे रही है और अपनी इनवॉइस को चार्ज करती है डॉलर टर्म्स के अंदर, तो आपका एक पहला रिस्क आ जाता है कि हो सकता है कि इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट यूज किया हो। मैं ये यकीन से नहीं कह रहा, मुझे शक है और मैं उसको चेक भी करूंगा। तो जब मुझे एक जगह पे शक होगा, डाउट होगा, तो ही मैं चेक करूंगा ना। तो पहले से ही मैं अपने प्री कंसीव माइंड में ये बिठा दूंगा। दूसरी चीज, मुझे इन्वायरमेंट पे भी नजर रखनी है। अगर इंपोर्ट्स बैन थे, याद रखिएगा, इंपोर्ट्स अगर बैन थे तो मुझे पता है जिस पीरियड में इंपोर्ट्स बैन थे तो उस पीरियड की सेल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने प्री कंसीव माइंड के साथ जाके ऑडिट करना है कि भाई उस पीरियड में तो सेल बुक होनी ही नहीं चाहिए। सिंपल फंडा हो गया। दूसरा केस हमने किया बैंक का। मैंने कहा कि भाई बैंक ने अपनी तमाम ब्रांचेस को पूरे पाकिस्तान में फैलाया हुआ है और जहां बैंक ने लोन्स दिए हुए हैं उन एरियाज में जहां पे फ्लड आया है तो वहां पे रिकवरी के चांसेस कम है। तो मुझे बैड डेट एक्सपेंस बुक कर लेना चाहिए, कुछ जो है मेरे लोन्स को राइट ऑफ भी कर लेना चाहिए, जो कि हो सकता है मैनेजमेंट ने नहीं किया हुआ हो। तो देयर इज अ रिस्क दैट एडवांसेस माइट बी ओवर स्टेटेड, जो कि होने नहीं चाहिए। और देयर इज अ रिस्क दैट बैड डेट एक्सपेंस माइट बी अंडर स्टेटेड। ये बेसिक रिवीजन करवा दिया मैंने। फिर तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि भाई अगर मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी का, याद रखिएगा, और मुझे एक बात पता लगी, एक इंसिडेंट पता लगा मार्केट से कि यार यहां पे आग लगी थी, तो भाई अगर मैंने देखा कि कंपनी का वो कस्टमर है तो मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई उसका क्लेम इसकी किताबों में बुक हो जाना चाहिए। और अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने कार इंश्योरेंस दी हुई है किसी ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे हैवी फ्लड्स आए, तो मुझे ये भी सोचना चाहिए कि भाई वो एरियाज के स्पेसिफिकली क्लेम ज्यादा होने चाहिए और वहां पे वो बुक हो जाना चाहिए। तो फिर मैं कहूंगा देयर इज अ रिस्क that claim expense might be understated and claim liabilities might be understated। तो सर आप किसी और एरिया को टच क्यों नहीं कर रहे भाई? जो मसला होगा आपने देखना है कि वो मसला, वो फैक्टर, वो रिस्क फैक्टर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किस लाइन आइटम को इंपैक्ट करेगा। तो आपने करना क्या एग्जाम में या प्रैक्टिकल लाइफ में, आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, इन्वायरमेंट की। वो देखना है जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली उस अंडरस्टैंडिंग का क्या कोई इंपैक्ट आपकी कंपनी के जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है। अगर है तो फिर आपने दिमाग में ये बना लेना है कि भाई इसकी वजह से इस एरिया में ये मसला हो सकता है, जो कि अभी हमने सीखा। अब एक स्टेप इसको और आगे लेके चलता हूं। आपने FAR 1 में बचपन में मुझसे ये सीखा था, या किसी भी टीचर से सीखा होगा, सर डेटर टर्नओवर डेज, याद आ रहा है आपको? डेटर टर्नओवर डेज हम कैसे निकालते थे? मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ आपको सर। इसको निकालने का तरीका ये था कि हम जो है एवरेज रिसीवेबल को या रिसीवेबल को ऊपर रखा करते थे और नीचे रखा करते थे सर किसको? क्रेडिट सेल्स को, इंटू 365। मुझे एक बात बताओ, क्या ये डेटर टर्नओवर डेज मुझे ये बताता है कि ये इदारा कितने दिनों में अपनी क्रेडिट सेल्स की रिकवरी कर लेता है? क्या मैं रिपीट कर रहा हूं, वापस से सुनिएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये इदारा, ये जो रेशियो, ये क्या बताता है मुझे कि भाई ये इदारा कितने दिनों में अपने रिसीवेबल की रिकवरी कर लेता है? तो ये तो एक रेशियो है ना। आज उसको हम ऑडिट की जबान में भी समझते हैं। आप किसी क्लाइंट पे गए ऑडिट करने, आपने उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिए, आपने अब तक मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने अब तक ऑडिट शुरू नहीं किया। यू आर जस्ट मेकिंग अ रिस्क असेसमेंट, आप रिस्क को असेस कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही डेटा टर्नओवर डेज निकाल लिए। सर क्लाइंट नहीं निकाल के देगा भाई, आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं ना, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या माजूर हो खुद ही कर लेना, उंगलियों से निकाल लेना कैलकुलेटर पे हाथ चला के। आपने जैसे ही डेटा टर्नओवर डेज निकाले तो आपने देखा पहले पैसा आ रहा था 25 दिनों के अंदर, अब आ रहा है 95 दिनों के अंदर। बात समझिएगा, 95 डेज के अंदर इतने सिग्निफिकेंटली ये हाई हो गए। अब एक एक करके मेरी बात को फोकस कीजिएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो डेज हैं, ये जो 95 डेज पे आ गया, ये क्यों आया होगा? क्योंकि ये जो रिसीवेबल्स हैं ये इंक्रीज हुए होंगे, ये रिसीवेबल है, ये क्या हुए होंगे? इंक्रीज हुए होंगे और इसकी रिकवरी हो नहीं रही।
तो क्या मैं कह सकता हूँ जो पहले पैसा 25 दिनों में रिकवर हो जाया करता था, अब उसको रिकवर होने में क्यों टाइम लग रहा है? हो सकता है कि ये आगे जाके 105, 110, 125 दिन पे पहुंच जाए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अभी रिस्क है, मुझे अभी रिस्क है कि हो सकता है कि कोई रिसीवेबल के बैलेंसेस हों जो कि अब रिकवर ना हो पाए, उसको राइट ऑफ हो जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट में प्रोविजन आ जाना चाहिए, जो कि हो सकता है मैनेजमेंट ने ना किया हो। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको ये कैसे पता लगा? क्या नजूमी नहीं, आपने रिस्क फैक्टर को देखा, आपने अंडरस्टैंड किया किसको? एंटिटी को। आपने जब एंटिटी को अंडरस्टैंड किया तो आपने रिकैलकुलेशन की, आपने डेटर टर्नओवर डेज निकाले, और डेटर टर्नओवर डेज निकाल के आपको ये पता लगा, बात सुनिएगा, आपको ये पता लगा कि इस इदारे को अपने पैसे की रिकवरी में दुश्वारी हो रही है। तो क्या इदारे ने आपको बताया या आपने असेस किया? भाई आपने अभी असेस किया, तो क्या कि ये यकीन है या शक है? भाई मुझे शक है। ऐसे से शक क्यों कह रहे हैं इसको? अब मैं ऑडिट करना तो नहीं सिखाया, अभी तो मैं रिस्क असेसमेंट सिखा रहा हूँ। मुझे शक इसलिए है कि हो सकता है जब मैं क्लाइंट के पास जाऊं तो मेरा पहला सवाल होगा, देखो प्रिपेयर होके जा रहे हो ना, मेरा पहला सवाल हुआ क्लाइंट से, यार तुम लोगों की क्या क्रेडिट पॉलिसी चेंज हुई है? वो बोलेगा हाँ यार, पहले हम लोगों से 25 दिनों में पैसा ले लिया करते थे, अब हमने इसको 60 दिनों पे कर दिया है। मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा यार तुम्हारे डेटेड टर्नओवर डेज तो 95 डेज हो गए। तो उसने कहा कि यार एक ऐसा बंदा है जो कि पैसे नहीं दे रहा है, वहां पे पैसे फंसे हुए हैं। तो मैंने कहा दादा अब ये बात आई ना, अब मैंने पकड़ा, देखो टारगेटेड बात की मैंने। अब मैंने कहा यार मुझे जरा बताओ कि वो बंदा कौन सा है। वो जैसे ही मुझे बताएगा मैं बोलूंगा बेटा शाबाश, इस पे जल्दी से प्रोविजन बुक करो, या तो मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाओ या तो उसकी सब्सिक्वेंट रिकवरी दिखाओ कि बाद में इससे पैसे आ गए। तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज माई टारगेटेड ऑर्डर? यार मैं रिस्क असेस करके पहुंच रहा हूँ। तो सर क्या ऐसे आप मुझे सारी चीज़ें सिखाएंगे? सर हम आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे जो आपने ऑडिट में करनी होती हैं, आपने वही चीज़ जाके एग्जाम में करनी है। एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, एंड इट विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू, पर आपने बना रहना ऐसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ उसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या होगी? वही सर, पिक करें सिचुएशन, हाँ जी पिक करेंगे आप सर सिचुएशन फ्रॉम क्वेश्चन। सही है जी। अच्छा सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे बच्चों? सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे डेटर टर्नओवर डेज हैव बीन increased from 25 days to 95 days। सही भी आपने ये क्या किया, अपने दिमाग से लिखा, ये सिचुएशन पिक की। भाई प्रैक्टिकल लाइफ में, ये फाइनेंशियल्स में, कंपनी में हुआ होगा, सवाल में, क्वेश्चन के अंदर हुआ हुआ होगा, एग्जाम में। तो मुझे एक बात बताओ, उसी चीज को आपने रिप्रोड्यूस किया, अब आपने देखना है क्या इससे कोई मसला है? यस। आपने कहा था इससे मसला है इन्वेंट्री का, नहीं इससे इन्वेंट्री का मसला नहीं है, गलत कह रहे हो, इससे कैश का मसला है, नहीं सर। इससे सीओजीएस का मसला है, नहीं सर। इससे इंटरेस्ट एक्सपेंस का मसला है, नहीं सर। इससे एडमिन का मसला है, नहीं सर। इससे मसला किसका है? सर रिसीवेबल्स का मसला। तो रेलेवेंट लाइन आइटम देखो, आपको एक मसला पता लगाना, उस मसले से तकलीफ का है फाइनेंशियल में, सर रिसीवेबल्स में। तो आप बोलेंगे देयर इज अ रिस्क, हाँ जी आप बोलेंगे सर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। भाई सीधी सी बात है, उसने जब रिसीवेबल्स को ज़्यादा वैल्यू पे रखा हुआ है, जबकि वो मिलना ही नहीं है, जबकि वो मिलना ही नहीं है, तो आप उसको है ना वहाँ से हटाएं उसको। तो रिस्क है कि भाई रिसीवेबल ज़्यादा पे बुक हुआ हुआ है, जो कि अब रिकवरी नहीं होगी, तो उसको कम करें। तो रिस्क हो गया ओवर स्टेटमेंट का। और बैड डेट एक्सपेंस बुक ही नहीं हुआ होगा, तभी उसकी अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है कि हो सकता है कि बैड डेट एक्सपेंस उसने बुक ही ना किया हो, जबकि उसको बुक कर लेना चाहिए। और हो सकता है उसने 1 लाख रुपए का बैड डेट एक्सपेंस बुक किया हो, जबकि होना चाहिए 5 लाख रुपए का। तभी मैं कह रहा हूं देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। बात क्लियर है? तो सर ये तो मैंने आपको एक फैक्टर बता दिया, एक और रिस्क फैक्टर बता दिया। इफ अगर किसी कंपनी में आप लोग ऑडिट करने जाते हैं, बात समझिएगा, इफ किसी कंपनी में आप लोग ऑडिट करने जाते हैं और आप देखते हैं कि डेटा टर्नओवर डेज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए और मैनेजमेंट के बताए हुए डेज से भी कहीं ऊपर हैं, तो भाई फिर यहाँ पे देख लो, हो सकता है कोई मसला हो। मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे शक है।
क्योंकि मुझे शक है, हो सकता है कि जब तक ये आप डेज निकाल रहे थे उसके बाद सब्सिक्वेंट उसकी रिकवरी हो गई है, तो फिर तो भाई जो मेरा शक था वो सही है, मेरा मेरा मैंने असेस तो सही किया ना, पर मैं टारगेटेड जगह पे पहुंचा जिस बंदे का वाकई मसला चल रहा था, और फिर बाद में वो रिकवरी हो गई है, तो फिर मुझे उसको प्रोवाइड करवाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि सब्सिक्वेंटली वो आ चुका है। बात क्लियर है जानी। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि अगर आपके डेटर टर्नओवर डेज इंक्रीज हो जाएं तो क्या रिस्क होता है, उसके कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम हिट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, जज़ाकल्लाह।